डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को एनालिटिक किस तरह प्रूव करते हैं। हाउ टू शो अ फंक्शन एनालिटिक एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट और इन डोमेन। तो इसके लिए क्या मुझे करना है, इसके लिए मैं यूज किया करूंगा सफिशिएंट कंडीशन, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। 2 मिनट में इसको रिवाइज करता हूं, उसके बाद इसका वर्किंग रूल में लिखने जा रहा हूं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास एफ जेड यू प्लस आयोटा वी। अगर मैं कहूं ये फंक्शन एनालिटिक है, क्या है ये फंक्शन एनालिटिक, तो ये इंप्लाइज करेगा नंबर 1 डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, और इसके अलावा क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई। किसको सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई कोशी रीमान इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सीआर इक्वेशंस। दैट इज डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। इसका मतलब ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, और इसके अलावा कोशी रीमान इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई। देखिए, जब एग्जिस्ट होंगे तो उसके बाद ही कहानी आएगी कि कोशी रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाई और नॉट। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है, इसका नाम था नेसेसरी कंडीशन। क्या था इसका नाम, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो यानी अगर कहीं पर आपको एनालिटिक फंक्शन दिख जाए तो यू कैन से कोशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। अगर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई है तो ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट रहे होंगे। अब इसके बाद आती है सफिशिएंट कंडीशन, जिसका यूज मैं क्वेश्चन करने में क्या करूंगा। तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन। इसके बाद एक वर्किंग रूल में लिखूंगा जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, कोई भी फंक्शन है, इज अ फंक्शन। देखो वहां पर मैंने कहा था एनालिटिक फंक्शन, यहां कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, और फंक्शन भी किस तरह है, नंबर 1 सच दैट, पहली कंडीशन डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई। वही कंडीशन है जो ये लिख रहा हूं, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या हूं, एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूअस, यानी एग्जिस्ट होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। अब यहां पर भी यही बात है, अगर कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट तो रही होंगे, तो सिर्फ आप कंटिन्यूअस भी लिख सकते हो। और सेकंड, ये क्या करते हैं, सीआर इक्वेशन क्या है, सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, यानी यू और वी किसको सेटिस्फाई करते हैं, कोशी रीमान इक्वेशन को। अगर ऐसा है देन तब ये स्टेटमेंट ये इंप्लाइज करेगा, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इंप्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक। एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, एनालिटिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो ये दोनों कंडीशन लिख सकता हूं या एक ही कंडीशन लिख सकता हूं। अगर मैं इसमें ये और ऐड कर दूं कि ये फंक्शन हमारे क्या है, जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूअस भी है, क्या है, कंटिन्यूअस, तो आप कह देंगे फंक्शन एनालिटिक है। तो अब मैं इसी बात का यूज करूंगा कि फंक्शन को एनालिटिक दिखाने के लिए मैं यूज करूंगा सफिशिएंट कंडीशन का, क्योंकि जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है एनालिटिक दिखाने की, उसमें तो कहता है कि फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या प्रूव करो, डिफरेंशिएबल, और उसके नेबरहुड में प्रूव करो, जो बड़ा मुश्किल काम है। तो इसी पर मैं आता हूं। तो किस तरह हमें फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है, ये मैं सफिशिएंट कंडीशन का यहां पर यूज करने जा रहा हूं। तो एक प्रॉपर वर्किंग रूल में लिख देता हूं, आपको उस वर्किंग रूल के बिल्कुल भी लेफ्ट राइट नहीं होना है। आप टू द पॉइंट चलिए, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो वर्किंग रूल है, हाउ टू शो फंक्शन इज एनालिटिक, उसको मैं पॉइंट वाइज यहां पर लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन। जिस फंक्शन को आपको एनालिटिक प्रूव करना है आप उसको लिख दीजिए, राइट गिवन फंक्शन एफ जेड। जो भी फंक्शन आपको दिया गया है आप उसको लिख दीजिए, यानी एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी। ये आपने लिख दिया, पहला पॉइंट। नंबर 2, इसके बाद आप क्या करेंगे, राइट वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। आप जानते हैं जो मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था यू एंड वी
आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप लिखिए व्हाट इज यू एंड व्हाट इज वी। इसके बाद थर्ड स्टेप, इसमें क्या करेंगे, फाइंड डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव आप इसके फाइंड कर लीजिए, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई। इसके बाद फोर्थ स्टेप इन्हीं पर डिपेंड करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव पर। आप कुछ ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंडीशन। क्या ऑब्जर्व करना आपको? नंबर 1 ए पॉइंट करके लिख देता हूं, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूअस। ये बात आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ऐसा है या नहीं। क्लियर है? तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, पहली कंडीशन के एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस, मतलब चेक कीजिए, है तो यस लिखे, नहीं है तो मना कीजिए। इसके बाद ऑब्जर्व कीजिए क्या डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल है, और डेल वी ओवर डेल एक्स ये माइनस डेल यू ओवर डेल वाई के इक्वल है। दैट इज आप चेक कीजिए कि कोशी रीमान इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई है या नहीं। कोशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये भी ऑब्जर्व कीजिए, कोशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ सो, अगर आपको लगता है ऐसा ही है, ऐसा ही है मतलब अगर आपको लगता है कि ये डेरिवेटिव आपने ऑब्जर्व किया, ये डेरिवेटिव हमारे एग्जिस्ट है, साथ ही साथ कंटिन्यूअस है, और कोशी रीमान इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होती है, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल वाई के इक्वल है, और डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई के इक्वल है। अगर ऐसा आपको लगता है, देन तब आपका कंक्लूजन होगा एफ जेड इज एनालिटिक। तो कंक्लूजन क्या होगा? एफ जेड इज एनालिटिक। अदरवाइज अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती है, मान लीजिए ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस की तो बात ही खत्म हो गई, या फिर कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये ऐसे केस में इनमें से दोनों कंडीशन में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहेंगे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। यानी एनालिटिक होने की शर्त यह है कि कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट रहे होंगे, तो सिर्फ आप कंटिन्यूअस भी लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये एक प्रॉपर वर्किंग रूल है, हाउ टू शो द फंक्शन इज एनालिटिक एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करूंगा इसके सपोर्ट में, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। रियल पार्ट की हेल्प से आप पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट की हेल्प से डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई फाइंड करेंगे। ऐसा करने के बाद कुछ ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन क्या है आप चेक करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है या नहीं और कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके बाद चेक करेंगे कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हैं, तो लिख देंगे फंक्शन एनालिटिक। अगर इसके अलावा कुछ और होता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई है एक नहीं है, या दोनों सेटिस्फाई नहीं है, तो तुरंत लिख देंगे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। बात क्लियर है? चलिए अब मैं यहां पर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं। तो यहां पर मैं प्रॉब्लम नंबर 1 सोल्व करने जा रहा हूं। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में लिख चुका हूं, शो दैट द फंक्शन e टू द पावर x cos y प्लस आयोटा sin y इज होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक का मतलब भी एनालिटिक फंक्शन है। हम इसको तीन तरह से लिखते हैं, जनरली एनालिटिक कहो या फिर होलोमॉर्फिक कहो, या एक और नाम इसका हम यूज करते हैं रेगुलर। सबका एक ही मतलब है। क्लियर है? तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि होलोमॉर्फिक पूछा गया है। बात क्लियर है? तो पहले तो मुझे इसको एनालिटिक प्रूव करना है, और उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकालना है। अच्छा, एक बात मैंने अभी तक नहीं बताई है आपको, अगर फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसके बाद ही क्वेश्चन पे आता हूं। डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, और एफ जेड का मतलब यू प्लस आयोटा, यानी ये सिर्फ उस फंक्शन के लिए यूज करेंगे जो फंक्शन एनालिटिक है। इफ एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, अगर ये कोई एनालिटिक फंक्शन मेरे पास है
तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आप क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इज डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों जगह एक्स का ही डेरिवेटिव है। आप चाहें तो कोशी रीमान इक्वेशन लगाकर यहाँ पर वाई के डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। तो u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में और v का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, ये किसका डेरिवेटिव है, एनालिटिक फंक्शन का। अगर मान लीजिए फंक्शन एनालिटिक ना हो, अगर कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तब आपका डेरिवेटिव ये होगा। ये आपको बताया था मैंने लेक्चर नंबर 2 में, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो सभी के लिए ट्रू है, बट फॉर एनालिटिक फंक्शन आप आराम से ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, इन केस ऑफ एनालिटिक फंक्शन इट इज एप्लीकेबल। क्लियर है? फॉर आर्बिट्रेरी फंक्शन ये वाला रिजल्ट हमारा एप्लीकेबल है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, क्योंकि हमारा मकसद क्या था, क्वेश्चन को सोल्व करना। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाला हूं अब। तो क्वेश्चन में अभी मैंने आपको एक वर्किंग रूल बताया था कि हाउ टू शो फंक्शन इज एनालिटिक। तो पहला अपना टारगेट हम रखते हैं फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 राइट गिवन फंक्शन। तो क्या लिखेंगे राइट गिवन फंक्शन में, अच्छा वर्किंग रूल लिखने की जरूरत तो नहीं है यहां पर, तो आप सीधा सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज, मतलब पहला स्टेप राइट गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन इज एफ जेड, और एफ जेड यहां पर दिया गया ई की पावर एक्स कोसाइन ऑफ वाई प्लस आयोटा ऑफ साइन वाई। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा कोस वाई, इसको 1 कह दो। दिस सिंप्लाइज एफ जेड, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ई टू द पावर एक्स का, और ये आ गया ई टू द पावर एक्स साइन वाई। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, u प्लस आयोटा v, अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं इसको, तो क्या मिलने वाला है आपको, ये u की जगह और ये v की जगह, वी गेट, क्योंकि फंक्शन तो हमारा u प्लस आयोटा v होता है, तो या तो कंपेयर करके लिखो या डायरेक्ट लिख दो। तो u आपको मिल जाएगा e की पावर x कोस y, और ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा बना सेकंड स्टेप। क्लियर है? u इक्वल टू एंड v इक्वल टू, भाई पहले स्टेप में मैंने कहा था राइट गिवन फंक्शन, सेकंड स्टेप में कहा था फाइंड वैल्यू ऑफ u एंड v। अब आप आइए थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में आपको फाइंड करने हैं इनके पार्शियल डेरिवेटिव। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 यू कैन फाइंड। तो फ्रॉम 2 यू कैन फाइंड, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं आप, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2 का रेफरेंस लीजिए और इसका डिफरेंशियल कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में पार्शियल। तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, और cos y रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि y हमारा कांस्टेंट है। और इसी तरह डेल यू ओवर डेल y कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 से आएगा। y हमारा वेरिएबल है, x हमारा कांस्टेंट है, तो e की पावर x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन cos y का हो जाएगा माइनस साइन y। अगर मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो डेल यू ओवर डेल y आ जाएगा माइनस e टू द पावर x, और ये बना साइन y। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाइए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगेन फाइंड वैल्यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव फॉर v। तो डेल v ओवर डेल x कितना हो जाएगा, डेल v ओवर डेल x, अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा e टू द पावर x, और साइन y रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर y हमारा कांस्टेंट है। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन को 6, और ये आ गया मेरे पास डेल v ओवर डेल y, और यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए आप, भाई यहाँ पर e की पावर x, तो e की पावर x ही रहेगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और साइन y का हो जाएगा कोस y, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिनका यूज मैं आगे करने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए आपको क्या करना, सफिशिएंट कंडीशन लगा दीजिए। तो अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है या नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, e टू द पावर x साइन x कोस x पोलिनोमियल फंक्शंस, ये आप पहले से भी जानते हैं, ये हमेशा आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। e टू द पावर x साइन x कोस x पोलिनोमियल और भी हो सकते हैं। तो ये हमेशा आप आंख बंद करके लिख दीजिए, दीज आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और इनके कॉम्बिनेशन, इनको ऐड कर दें, इनको सब्सट्रैक्ट कर दें, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और इनको डिवाइड कर दें। डिवाइड करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि डिनोमिनेटर जीरो ना बन जाए।
इनका कॉम्बिनेशन भी इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब जब आप इसको चेक करेंगे, कुछ ऑब्जर्व करना चाहेंगे, तो अगर जो चीजें आपको डायरेक्ट पता है कंटिन्यूटी के बारे में, डिफरेंशियलिटी के बारे में, उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मेरी पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्वियसली ये जो डेरिवेटिव है डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये हर जगह एग्जिस्ट है। आप कोई पॉइंट मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जहां पर ये एग्जिस्ट ना हो। अब एग्जिस्ट से क्या मतलब है, अगर मान लीजिए फंक्शन किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी बनता है, या 0/0 बनता है, या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, तो हम कहेंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई ऐसे पॉइंट दिखाई दे रहे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर अगर आपको लगता है कि फंक्शन कहीं पर इनफाइनाइट बन जाएगा या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो तुरंत उस पॉइंट पर रुक जाइए। इसका मतलब उस पॉइंट पर आपको डाउट है, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते फंक्शन एग्जिस्ट या फंक्शन कंटिन्यूअस। फिलहाल यहां पर जितने भी फंक्शन यूज हो रहे हैं, ई की पावर एक्स यूज हो रहा है, साइन वाई और कोस वाई यूज हो रहे हैं, इनमें तो मुझे कहीं से कहीं तक डाउट ही नहीं है, हर जगह ये एग्जिस्ट है और हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस, हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखूंगा। ऑब्वियसली डेल यू ओवर डेल एक्स, देखो क्वेश्चन पूरा डिटेल में कर रहा हूं मैं, आप भी डिटेल में कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में ना लगे आप। और डेल वी ओवर डेल वाई ये एग्जिस्ट है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, एंड साथ ही साथ ये कंटिन्यूअस भी है। और ध्यान देंगे एवरीवेयर, कोई पॉइंट आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा है जहां पर आपको डाउट हो, हर पॉइंट पर एग्जिस्ट है, हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आपकी, ऑल्सो आपने देखा कि जो वैल्यू डेल यू ओवर डेल एक्स की है, चेक कर लीजिए, वही वैल्यू किसकी है, डेल वी ओवर डेल वाई, एंड जो वैल्यू आपकी किसकी है, डेल वी ओवर डेल एक्स की है, वही वैल्यू आपको मिल जाएगी किसकी, डेल यू ओवर डेल वाई की। अगर आप उस पर माइनस लगा दें, क्योंकि डेल वी ओवर डेल एक्स है प्लस ई की पावर एक्स साइन वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई है माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। अगर यहां इस पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपको तुरंत वही वैल्यू मिल जाएगी जो किसकी है, डेल वी ओवर डेल एक्स की, वही वैल्यू मिल जाएगी। ऑल्सो तो यहां पर लिख दीजिए, आपने रेफरेंस किसका लिया है, फ्रॉम इक्वेशंस। इन इक्वेशन को आप सम्मान दीजिए जिनके आपने यूज किया है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, और आपने यूज किया है यहां पर इक्वेशन नंबर 7, और यहीं पर आपने यूज किया है इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये वैल्यू आपस में क्या है, इस तरह इक्वल। क्लियर है, तो ये रिजल्ट आपको दिख गया। डेल यू ओवर डेल एक्स किसके इक्वल दिख गया, डेल वी ओवर डेल वाई, और डेल वी ओवर डेल एक्स किसके इक्वल दिखा, माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉची-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। अच्छा, शॉर्ट में हम इसको सी आर इक्वेशन भी लिखते हैं, कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। चलो ये सेटिस्फाई हो गई। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये हुआ हेंस एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो एफ जेड हमारा कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन। आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है, हर पॉइंट पर ये एग्जिस्ट है, कंटिन्यूअस है, और कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो यही मैंने वर्किंग रूल में बताया था, किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन का। तो इतनी बातें सफिशिएंट हैं फंक्शन को एनालिटिक कहने के लिए। अब मैं आता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। मुझे अगर ये फंक्शन एनालिटिक आपने प्रूव कर दिया है, तो अब मुझे चाहिए इसका डेरिवेटिव। तो हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आ गया, इसको देख लीजिए ध्यान से आप। नेक्स्ट रिजल्ट है मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। तो क्या लिखने वाला हूं मैं इसके बारे में, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। अब देखिए एफ जेड जो आपको चाहिए, जिसका डेरिवेटिव आपको चाहिए, वी हैव प्रूव्ड एफ जेड इज एनालिटिक। तो इसका मैं यूज करूंगा, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब यह हुआ देयरफॉर इसका डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। अब यहां पर जो आप डेल यू ओवर डेल एक्स लिखेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स को क्या लिखेंगे,
डेल यू और डेल एक्स आप जानते हैं किसके इक्वल था, डेल बी और डेल वाई, तो यहीं से लिख देता हूं e की पावर x कोस वाई प्लस आयोटा, कितना आ गया ये e टू द पावर x, डेल बी और डेल एक्स लिखा हुआ ये आ गया साइन वाई। हालांकि ये आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन अगर यहां पर लिख दें एंड फाइंड इट डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ z, थोड़ा सा मैंने फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया टर्म्स ऑफ z, तो आपको इसको z में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि सारे आंसर z में ही निकालें। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, एफ डैश जेड ई टू द पावर x इज कॉमन, तो ये बना कोस y प्लस आयोटा साइन y आई साइन y। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया और e टू दी पावर x तो ऐसे ही रहेगा कोस y प्लस आयोटा साइन y, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा y। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा e टू दी पावर x प्लस आयोटा y, और यहां पर f डैश जेड ये मिल जाएगा मुझे बच्चों e टू दी पावर z। इसका मतलब ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव होगा e टू दी पावर z, और ये हमारा हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। अब मैं आता हूं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम नंबर 2 अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 2? शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर। ये हर जगह एनालिटिक है, लेकिन एक पॉइंट पर प्रॉब्लम है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पर आपको डाउट है। इसके बाद इसका डेरिवेटिव आपको प्रूव करना 1/z, यानी एक्सेप्ट एट ओरिजिन इट्स डेरिवेटिव विल बी 1/z, ये बात आपको प्रूव करनी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल हम चलते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव एफ जेड, यानी गिवन फंक्शन को आप लिख दीजिए लॉग जेड। अब मुझे चाहिए इसके यू और वी। पहले क्वेश्चन में तो यू और वी निकालने के लिए मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्वेश्चन ऑलरेडी एक्स और वाई में लिखा हुआ था, यहां थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एफ जेड मेरे पास आ गया ये लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, या मैं इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता देता हूं, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए log x प्लस आयोटा y को आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है, तो इसमें हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। आप यहां पर डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला याद कर लीजिए कैसा है, मैं यहां पर प्रूव करके आपको दिखा रहा हूं। लेट x इक्वल्स टू r cos थीटा, लेक्चर नंबर 1 पर पहुंच जाइए आप, और y इक्वल्स टू कितना है r sin थीटा इन पोलर फॉर्म। तो इसका मतलब log x प्लस आयोटा y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। यहां से आप r कॉमन ले लीजिए। ये आपको एग्जाम में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सा रिजल्ट है, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन आप भूल ना जाएं इसलिए मैं यहां पर थोड़ा प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। तो r हमने कॉमन ले लिया, कितना बन जाएगा ये cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ये रिजल्ट बना मेरे पास लॉगरिथम ऑफ r cos थीटा प्लस i sin थीटा, कितना हो जाए e टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये रिजल्ट आ गया लॉगरिथम ऑफ r प्लस लॉगरिथम ऑफ e टू द पावर i थीटा। भाई रोल लगा दिया log m इंटू n का, तो ये रिजल्ट बना मेरे पास लॉगरिथम ऑफ r प्लस i थीटा इंटू लॉगरिथम ऑफ e। जैसा कि आप जानते हैं log e कितना बन जाएगा यहाँ पर 1, लॉगरिथम ऑफ e इज 1। अब जब आपने इनको प्रूव किया था तो आप ये भी जानते हैं, अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो r की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, और यहां से थीटा की वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद tan इनवर्स y अपॉन एक्स, क्या आएगी tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इसका मतलब ये रिजल्ट बना लॉगरिथम ऑफ r का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2, और थीटा का मतलब tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, इट इज 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2 ऑफ लॉगरिथम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। एक बार इसको देख लीजिए, रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर आपका मन करता है कि प्रूव करके दिखाना, तो ये पूरा प्रोसीजर आप यहां पर लाकर इसको प्रूव भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? लेकिन इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो एनालिटिक प्रूफ करने का नहीं है, इस बात का नहीं है कि कैसे आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाले। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या बना 1/2 लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और कितना बना आयोटा ऑफ tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और इसी को मैंने लिख दिया u प्लस आयोटा v। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। चलिए इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो यहां से आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट u इज
1/2 लोगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कह दीजिए 3, और इसी से 2 से आपको v की वैल्यू मिली यानी i का कोफिशिएंट ये मिला tan इनवर्स y अपॉन x, और इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये रिजल्ट आप देख ही चुके हैं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं इनके पार्शियल डेरिवेटिव। क्या फाइंड करने जा रहा हूं? पार्शियल डेरिवेटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद रखना है। मैं तो कहूंगा कि फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए। तो क्या रिजल्ट मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर? इक्वेशन नंबर 3 से मैं फाइंड करूंगा डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल वाई। थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं इस बार। डिफरेंशिएटिंग 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा? ये डेल यू ओवर डेल एक्स 1/2 तो कांस्टेंट है, तो पहले लोगरिथम का होगा, कितना होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद डिफरेंशियल आप करेंगे किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। कितना हो जाएगा ये? तो यहां से रिजल्ट बना मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स, ये रिजल्ट आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसी के साथ कंबाइन कर लिया मैंने, और डेल यू ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आ गया 2x, और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह इसी इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया था? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 लिखा नहीं है, लिख भी दीजिए। फिर डिफरेंशियल कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 का y के रेस्पेक्ट में, वो भी पार्शियली। डिफरेंशिएटिंग 3 विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। अब बताइए रिजल्ट क्या बनने वाला है आपका? यहां पर ये रिजल्ट बनेगा डेल यू ओवर डेल y इज, ध्यान देंगे जब y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। फिर पहले की तरह पहले लोगरिथम का होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बच्चों ये बना 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल यू ओवर डेल y इज, ये बना y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है। इन सबको मैं रेक्टेंगल में बंद भी कर देता हूं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पर, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ यू के डेरिवेटिव निकाले, मैं बिल्कुल वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। पहले फंक्शन लिखा, उसके बाद यू और वी की वैल्यू लिखी, उसके बाद में यू के दोनों डेरिवेटिव और वी के दोनों डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहा हूं। इसके बाद आप पहुंच गए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 पार्शियली क्या रिजल्ट बनने वाला है? अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या बनेगा? डेल वी ओवर डेल एक्स, सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स का, कितना बनेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर यानी y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव टू डिफरेंशिएट y अपॉन एक्स, क्योंकि tan इनवर्स किसका फंक्शन है? y अपॉन एक्स का। थोड़ा सा और मॉडिफाई कीजिए, तो डेल वी ओवर डेल एक्स कितना आ जाएगा? ये थोड़ा पेशेंस बना के क्वेश्चन कीजिए, कैलकुलेशन से मत घबराइए। ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये कुल मिला के ये कैलकुलेशन मेरे पास आई। अब इसका डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी x की पावर -1, तो डेल वी ओवर डेल एक्स ये मेरे पास आ गया -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 7। इक्वेशन नंबर 7 ये फिर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैंने रेक्टेंगल में बंद कर दिया। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद अभी एक पहले वाले क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी से पार्शियल डेरिवेटिव मुझे मिल गए थे, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मेहनत से मत घबराइए। डिफरेंशिएटिंग 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4 विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली, फिर इसका डिफरेंशियल करो तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरे पास डेल v ओवर डेल y, इट इज 1 अपॉन, ध्यान देंगे 1 प्लस वही tan इनवर्स यानी 1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर एंड
डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू y। अब इस बार जो आपका डिफरेंशियल मिलेगा y अपॉन x, तो यहां पर x तो कांस्टेंट है, तो ये तो बना 1 अपॉन x इज कांस्टेंट और y का हो गया 1, तो कुल मिला के डेल v ओवर डेल y, ये रिजल्ट आपको मिला x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, और इसको नाम दे दीजिए आप 4। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल, जैसा मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, मेरे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब मुझे कुछ ऑब्जर्व करना है, यानी 4th स्टेप। ऑब्जर्व क्या करना है आपको? ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो डेरिवेटिव है आपके पास, जो चारों डेरिवेटिव है राइट में लिखे हुए हैं, क्या ये एग्जिस्ट है और कंटिन्यूअस है? तो ध्यान देंगे ये पॉलिनोमियल के कॉम्बिनेशन है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। लेकिन आपको एक जगह डाउट है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट का मतलब यहां पर 2 डायमेंशन में होगा, तो मान लीजिए कोई पॉइंट इस तरह का है 0,0, यानी ऐसा पॉइंट जिसमें x भी 0 है, y भी 0, यानी मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूं। तो अगर x और y दोनों एक साथ 0 हो जाए, यानी अगर मैं इन डेरिवेटिव को चेक करूं ओरिजिन पर, जब ओरिजिन पे चेक करूंगा तो x भी 0 लिखना पड़ेगा, y भी 0 लिखना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे ये जो डेल यू ओवर डेल x है ये नजर आएगा 0,0, और डेल यू ओवर डेल y भी क्या नजर आएगा 0,0, बल्कि मैं कहूंगा सभी क्या नजर आने वाले 0,0। इसका मतलब डेल यू ओवर डेल x, डेल यू ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y एग्जिस्ट एवरीवेयर, बट वी हैव अ डाउट एंड पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है हमारा ओरिजिन। तो एक पॉइंट ऐसा है ओरिजिन जिस पर इनके एग्जिस्ट होने पे मुझे डाउट है। डाउट ही क्या, उस पर एग्जिस्ट ही नहीं है, क्योंकि ओरिजिन पर ये वैल्यू दे रहे हैं 0,0, 0,0, 0,0 एंड 0,0। तो जो आपने ऑब्जर्व किया वही आप लिख दीजिए। तो आपने ऑब्जर्व ये किया। अच्छा, इसके अलावा ओरिजिन के अलावा इनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ओरिजिन के अलावा हर जगह ये कंटिन्यूअस है। सिर्फ एक पॉइंट पर आपको डाउट हुआ, तो जैसा आपने ऑब्जर्व किया ऐसा ही लिख दीजिए। हियर वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने? नंबर 1 पहली कंडीशन आपने ऑब्जर्व की, डेल यू ओवर डेल x, डेल यू ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन ये तो स्टेटमेंट गलत है, कहां है? अगर ओरिजिन कहोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो आप अपनी बात को समझा दीजिए, एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन को छोड़कर। यानी अगर ओरिजिन को आप भूल जाओ तो हर जगह ये कंटिन्यूअस भी है और हर जगह एग्जिस्ट भी है। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन? इक्वेशंस 5, 6, 7 एंड 8 आप लिख सकते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू वही है जो वैल्यू किसकी है? डेल वी ओवर डेल वाई। चेक कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 5 और 8 दोनों एक जैसी वैल्यू देती है। इसके अलावा डेल वी ओवर डेल एक्स की वही वैल्यू है जो डेल यू ओवर डेल वाई के निगेटिव की वैल्यू है। यानी डेल यू ओवर डेल वाई का अगर आप निगेटिव ले लें तो वो डेल वी ओवर डेल एक्स के इक्वल बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। लेकिन ध्यान देंगे ओरिजिन को छोड़कर, क्योंकि ओरिजिन पर तो एग्जिस्ट ही नहीं है ना, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपने लिख दिया है। दैट इज CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एवरीवेयर। चलो एक बार और लिख देता हूं, एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़कर, क्योंकि ओरिजिन पर तो एग्जिस्ट ही नहीं तो बराबर कैसे रखूंगा? एक्सेप्ट एट ओरिजिन। इसका मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन थी, इतना बहुत है किसी फंक्शन को एनालिटिक कहने के लिए। तो अब आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं हैंस, ये ऊपर लिख देता हूं मैं, हैंस। आप समझ गए ना? देखो यहां पर हर जगह नहीं लिख सकते आप। अगर एवरीवेयर लिखोगे तो ओरिजिन आकर इस बात को गलत प्रूफ कर देगा। तो आपने उतनी ही बात लिखी जितनी आपको पता थी। तो अब इसका जो कंक्लूजन है वो ये रहा, हैंस एफजेड इज एनालिटिक। ये तो एनालिटिक आ गया, कहां? यहां भी यही लिख दो एवरीवेयर, लेकिन ये फिर स्टेटमेंट गलत हो गया। हर जगह तो नहीं है, तो जहां नहीं है वहां मना कर दो। एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन से दूर रहो, बाकी हर जगह क्या है? ये एनालिटिक। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया।
अब मैं आता हूं इसके सेकंड पार्ट पर। इन्होंने कहा कि अगर ये फंक्शन एनालिटिक है एक्सेप्ट एट ओरिजिन, तो फिर इसका आप डेरिवेटिव भी बताइए एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो मैं इसको हेडिंग की फॉर्म में फिर लिख देता हूं, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर? हाँ जी, क्वेश्चन क्या है वो, इसका डेरिवेटिव लिखना है मुझे, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। अब एफ जेड का अगर डेरिवेटिव आपको लिखना है तो ये तो आपने प्रूव कर दिया है, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़कर बाकी सब जगह है। देयरफॉर इसका मतलब ये फार्मूला तब वैलिड है जब एक्स और वाई दोनों एक साथ जीरो नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाकी सब जगह तो है तो उन्हीं जगह पर लिख दो। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, आज लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। तो कितना बनाइए एक्स अपॉन, अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना 1 अपॉन जेड, यानी एक्स और वाई को मजबूरी है आपको जेड में बदलना। तो डेल वी और डेल एक्स कितना, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ डैश जेड कितना बनाइए, ये बना बच्चों एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो बड़ी आसानी से इसको मोड जेड भी लिख सकते हैं, या चलो एक और दूसरे मेथड से कर देता हूं। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई का, और यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई का। फायदा क्या हुआ? फायदा आपको ये हुआ कि ये ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपोन में भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये हो गया इससे कैंसिल। तो क्या बना एफ डैश जेड, यहां पर लिख देता हूं मैं, एफ डैश जेड आ गया मेरे पास, ध्यान देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब एफ डैश जेड आ गया आपके पास 1 अपॉन जेड, हैंस प्रूफ। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों मैंने इस लेक्चर में कुल मिला के 2 प्रॉब्लम सोल्व किए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 प्रॉब्लम और सोल्व करने जा रहा हूं, तब तक इंतजार कीजिए और लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको लेक्चर 100% समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।